व्यूअर एंड एस्पायरेंट। ज्योग्राफी हमेशा से एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। आपके एग्जामिनेशंस में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से 10 to 20 क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं। और अगर आपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कमांड किया है तो आई एम श्योर कि आप उस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स क्रैक करते हो। मेंस में भी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आपको इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल होंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके साथ जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे उसको भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को एमसीक्यू के साथ। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ मैंने लिया है वो ITCZ इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन से रिलेटेड है। एमसीक्यू कुछ ऐसा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर एयर टेंड टू डिसेंट। यह विषुवत रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है जहां वायु नीचे की ओर जाती है। इन जुलाई द ITCZ इज लोकेटेड ओवर द गंगेटिक प्लेन। जुलाई में ITCZ गंगा मैदान के ऊपर स्थित होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज और आर करेक्ट। ऊपर में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और नॉर 2। तो सबसे पहले जो भी नए बच्चे हैं वो समझ लें कि आखिर विषुवत रेखा का जो ITCZ है वो किस तरह से काम करता है और आखिर वो क्या है। तो जब हम अपने पृथ्वी को देखते हैं और इसकी वायुमंडलीय दशाओं का परीक्षण करते हैं तो वी कम टू नो कि भाई हमारे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में सन रेज वर्टिकल होता है। यहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें बहुत तेज चमकती हैं जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप खुद ही सोचो कि किसी सरफेस पर अगर बहुत ज़्यादा सनरे फॉल करेगा तो वहाँ पर एयर हीट होगा या कूल होगा। तो यहाँ हमेशा हवा गर्म होती है और यही हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है कॉन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में, जिसे हम लोग संवहन तरंग भी कहते हैं हिंदी में। तो कन्वेक्शनल करंट के ऊपर उठने से ये पूरा क्षेत्र एक लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है और यही वो रीजन है कि आगे चलकर यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेड विंड्स का फ्लो होता है और ये पूरा रीजन एक्सेप्शनल रेनफॉल गेन करता है वो अपने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है कि यह विषुवत रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है, यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन यहाँ वायु नीचे की ओर जाती है। वेयर एयर टेंड टू डिसेंट, ये लाइन गलत है क्योंकि हवा यहाँ पर नीचे की ओर नहीं जा रही है, रेदर हवा यहाँ पे राइज कर रही है ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ ग्राउंड। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है इन जुलाई ITCZ इज लोकेटेड ओवर द गंगेटिक प्लेन। अगर आप जुलाई के कंडीशंस को देखो और हमारे इंडिया के जोग्राफिकल एरिया को, तो यू कम टू नो कि भाई हमारे ऊपर ये ITCZ ओवर हीटिंग होने के कारण, सन के उत्तरायण होने के कारण आ जाता है और यही वो रीजन है जिससे हम देखते हैं कि मॉनसून विंड, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है, ट्रेड विंड है, वो इंडिया की ओर फ्लो करने लगता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, पहला गलत है। राइट आंसर विल बी बी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन से रिलेटेड है और इसमें जो ऑप्शंस हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसको पूरे डिटेल में समझेंगे। कि इट इज़ फाउंड ओवर द लैटिट्यूड रेंज 30 to 40 डिग्री इन बोथ द नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री अक्षांश सीमा के बीच पाया जाता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। भूमध्य सागरीय जलवायु में अत्यधिक तापमान स्थितियाँ होती हैं। इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल ऑकर्स मेनली ड्यूरिंग द समर सीजन। भूमध्य सागरीय जलवायु में मुख्य रूप से वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल इज मेनली ड्यू टू वेस्टर्लीज। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी पवनों के कारण होती है। जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे हैं। वन बाय वन हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को देखें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टेम्परेट जोन में आता है, जो सी क्लाइमेट के रूप में हमने देखा था कि इसको कोपेन साहब
क्लासिफाई करते हैं। CS क्लाइमेट इसको कहा जाता है। इस पूरे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को अगर वर्ल्ड में देखें तो हमारे पास 5 रीजन्स आते हैं और ये सारे 5 रीजन्स 30 to 45 के बीच में ही दिखते हैं। सबसे बड़ा एरिया यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच है जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड में दिखाई पड़ता है। दूसरा एरिया हमें नॉर्थ अमेरिका में दिखाई पड़ता है जहां हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को के आसपास मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डेवलप होता है। साउथ अमेरिका में भी जो चिली का कैपिटल सैंटियागो है वहां पर मिलता है। इवन हम देखते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के केप टाउन के पास का जो रीजन है दैट इज एक्सपीरियंसिंग द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड और मेलबोर्न एक्सपीरियंस करता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या कंडीशंस हैं, तो देखो CS है ये, और S के रेफरेंस में हमारे कुपेन साहब कहते हैं कि S ऐसे रीजन्स को बताता है जो विंटर में रेनफॉल रिसीव करता है, ना कि समर में। तो यहाँ हमेशा विंटर में ही रेनफॉल होती है, समर में नहीं होती है। और अगर इसके जोग्राफिकल लोकेशन को देखो तो द एरिया डेफिनेटली इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्लीज, ऐसे हमारी पछुआ पवनें जो हैं वो आती हैं और इस एरिया को अफेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे लेते हुए अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहला करेक्ट है। दूसरा, भूमध्य सागरीय जलवायु में अत्यधिक एक्सट्रीम टेम्परेचर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रीज़न बीइंग कि टेम्परेट जोन में अगर कोई भी लोकेशन है तो वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन मिलेंगे। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, तो रेनफॉल यहाँ पर विंटर सीजन में है, दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट। भूमध्य सागरीय में वर्षा पश्चिमी पवनों, तो वेस्टर्ली। सो इन दैट केस वी मे से दैट कि ऑप्शन 1 and 4 is correct. So here will be option B will be the answer. Next लेते हैं हम लोग हरिकेन। Which of the following statement regarding hurricane is or are correct? हरिकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, सबसे पहले तो हरिकेन क्या होता है ये आप समझो कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसी को अमेरिकन्स और कैरेबियंस कहते हैं हरिकेन। आते हैं इनमें, आगे क्वेश्चन है कि दे डेवलप ओवर द ओशियन बिटवीन 8 to 15 डिग्री नॉर्थ, ये महासागरों में 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विकसित होते हैं। दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन साउथ अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागरों में नहीं पाए जाते हैं। दे डू नॉट डेवलप क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास ये विकसित नहीं होते हैं। देखो ऑप्शंस इसमें ये सारे दिए गए हैं। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि जब हम देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन को, तो टेम्परेट साइक्लोन और सिस्टम ऑफ द रोटेटिंग विंड, तो जब टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होता है तो टेम्परेट साइक्लोन यूजुअली जो हमारा 8 to 15 है इसी के अराउंड बनने वाले ये वेरी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होते हैं जिनमें विंड स्पीड हम देखते हैं कि 500 से 600 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं, तो देखो दक्षिणी अटलांटिक महासागर मतलब ये रीजन अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोल्ड करंट ओशियन का पहुँचता रहता है और कोल्ड करंट के कारण ओशियन का टेम्परेचर आइडियल नहीं हो पाता है। जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है दैट कैन ओनली डेवलप ओवर द पार्ट ऑफ ओशियन, केवल ओशियन के पार्ट पर ये डेवलप होगा और ओशियन का टेम्परेचर जब कभी 27 डिग्री से ज़्यादा होगा ओनली देन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन विल टेक प्लेस। तो हमारे साउथ अटलांटिक में ऐसे कंडीशंस नहीं बनते हैं, सो दिस ऑप्शन मस्ट बी इनकरेक्ट। अब आते हैं कि विषुवत रेखा के निकट विकसित होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखो विषुवत रेखा के साथ अगर हम लोग साइक्लोन को कवर करें तो देखो आप जानते हो यहाँ पर कि विषुवत रेखा के पास हमारा कोरियोलिस फोर्स 0 होता है और जैसे जैसे हम पोलवार्ड जाते हैं दिस स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब कोरियोलिस फोर्स करता क्या है? यू नो वेरी वेल, कोरियोलिस फोर्स इज काइंड ऑफ डिफ्लेक्टिव फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कोई भी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि साउथ की ओर जा रहा है उसको लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। अगर प्रेशर कंडीशंस कुछ एबनॉर्मल होते हैं और कहीं पर लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर हाई प्रेशर बनते हैं, तो अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का सिस्टम कैसे डेवलप होगा कि सपोज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और प्रेशर डिफरेंसेस
सेज दैट विंड शुड फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसा कुछ चलना चाहिए। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट से यही विंड अपने राइट की ओर डेविएट्स होने लगती है कुछ इस तरह से, और हम देखते हैं कि एक सिस्टम ऑफ रोटेटिंग विंड पूरा डेवलप हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और विषुवत रेखा के पास यही कोरियोलिस बल डिफ्लेक्टिव फोर्स नहीं है, जिससे विंड का इस तरह से हम देखते हैं फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस कंडीशंस में हमारे ऑप्शंस को अगर देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये लगभग दक्षिणी अटलांटिक के पास नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ये भी सही है क्योंकि ये सही बात कह रहा है, और विषुवत रेखा के निकट विकसित नहीं होते हैं, तो ये भी बात सही है। इन दैट केस द करेक्ट आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वार्षिक तापमान परिवर्तन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले जो भी बच्चे ज्योग्राफी से अवेयर नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि वार्षिक रेंज तापांतर क्या होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, व्हाट डज इट मीन्स। तो दैट इज डिफरेंस। जो सबसे गर्म महीना है, सपोज सबसे गर्म महीना हमारा जुलाई है, और जुलाई में हमने टेम्परेचर रिसीव किया सपोज 48 डिग्री सेल्सियस। वैसे हमारे यहाँ मई सबसे गर्म महीना होता है, लेकिन एज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस मंथ, तो जुलाई में 45 डिग्री सेल्सियस है, और इन दिसंबर सपोज टेम्परेचर ड्रॉप्स एट अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री पे आ जा रहा है। तो यही एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री का रेंज यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, एंड दैट विल बी आइडियल फॉर द मेन काइंड एज वेल एज अदर स्पीसीज। तो चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशियन देन द अटलांटिक ओशियन। प्रशांत महासागर में वार्षिक तापांतर अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में वार्षिक तापांतर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं कुछ इस तरह से। देखो, इसमें समझना यह है कि जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम एक पैसिफिक ओशियन का पूरा एरिया ले लें तो यू नो वेरी वेल पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर बहुत बड़ा रेंज है। आप खुद ही सोचो कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा बाल्टी है और इसमें अगर आपने एक मग गर्म पानी ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में अगर हमने ठंडा पानी मिला दिया तो इस पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द सेम थिंग इज गोइंग ऑन विथ पैसिफिक ओशियन। इतना बड़ा सागर है कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस से टेम्परेचर में कुछ नहीं होता है, ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज ये एक्सपीरियंस नहीं करता है। वाइल अटलांटिक ओशियन को अगर देखें तो अटलांटिक ओशियन इज सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो चूंकि ये कॉन्टिनेंटल पार्ट से कॉन्फाइंड है तो यहाँ से हीट को रिसीव करता है। जैसे ही लैंड की हीटिंग होती है तो पूरा अटलांटिक ओशियन गर्म होने लगता है, और पैसिफिक ओशियन अपने साइज के कारण ना तो बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है। तो इन दैट केस हमारा जो पहला ऑप्शन है ये गलत होगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर में एनुअल रेंज, यू नो वेरी वेल नाउ कि एनुअल रेंज कैसे ज़्यादा हो रहा है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं कि नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है। तो अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर को देखते हैं तो यहाँ पर लैंड पार्ट ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज लैंड पार्ट यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर लैंड रिसीव ज़्यादा करेगा सोलार इंसोलेशन को, जबकि साउदर्न पार्ट में लैंड कम है, ओशियन ज़्यादा है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई सेकेंड विल बी द करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो। और ये क्वेश्चन है मैच द लिस्ट से, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। देखो, ये भी क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, एंड दैट इज फ्रॉम लोकल विंड। अब लोकल विंड को जब आप देखते हो तो दुनिया में बहुत सारे लोकल विंड चलते हैं, एंड दे आर आउटकम ऑफ लोकल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। उन्हीं के नाम आपको मैच करने हैं, एंड दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेरी फ्रीक्वेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन बनते हैं, सो बी श्योर अबाउट दैट। इनको रिवाइज करना है जितना कर सके। लगभग 20 लोकल विंड होते हैं। आई विल शेयर PDF विथ यू इन फ्यूचर, तो चैनल से जुड़े रहना है। अगर इस तरह की चीज़ें मैं चैनल के पोस्ट में डालता हूँ तो यू में डाउनलोड दैट, और बाकी चीज़ें 1 बाय 1 मैं वीडियो के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलान करते हैं हम लोग। पहला ब्लीजार्ड,
चिनूक, बोरा एंड खमसिन, और इधर प्रेरीज हैं, साइबेरियन प्लेन, ग्रीनलैंड एंड इजिप्ट। तो देखो सबसे पहले ब्लीजार्ड। ब्लीजार्ड साइबेरिया का कोल्ड विंड है जो आमतौर पे जब विंटर में आता है तो उस समय हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी वहाँ पर हो जाती है। चिनूक की कहानी कुछ अलग है। चिनूक हमारा जो है वो प्रेरी के प्लेन में आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और प्रेरी कुछ ऐसा है कि ये प्रेरी जो हमारा रॉकी माउंटेन है, दैट इज़ रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन पर जब वेस्ट से हमारे जो विंड आते हैं वो इसको राइज करते के जब फिर से नीचे आते हैं तो उनके टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में चेंज होता है, और धीरे धीरे रॉकी के ईस्ट में हम देखते हैं कि एक वार्म विंड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और इस विंड के आने से इस पूरे एरिया में जो भी स्नो कवर्ड रीजन है वहाँ पर स्नो की मेल्टिंग हो जाती है, पूरा बर्फ पिघल जाता है। तो ये जो वार्म विंड ऊपर से आ रहा है इसका फॉर्मेशन भी हम देखते हैं कि एक अलग प्रोसेस से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। जब विंड का कॉम्प्रेशन होता है उससे फॉर्मेशन होने वाले विंड को कहते हैं हम लोग एडियाबेटिक विंड। और एडियाबेटिक विंड का एक एग्जाम्पल हमको मिलता है ये हमारा चिनूक, और इसी से अमेरिका का प्रेरी रीजन ओपन रहता है पूरे साल भर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये अमेरिका के लिए, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्नो ईटर। इसी तरह से खमसिन, तो खमसिन हमारा दिखता है इजिप्ट में, इजिप्ट के लोकल विंड को खमसिन कहा गया। और लास्ट वन दैट इज़ बोरा। तो बोरा जो हमारा विंड सिस्टम है ये बोरा हमको दिखता है ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो चिनूक हमारा प्रेरी में, बोरा ग्रीनलैंड में, और लास्ट वन खमसिन इजिप्ट में। तो इस तरह से इसका जो आंसर बन के आ रहा है दैट इज आवर सी ऑप्शन, एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हर एक टॉपिक पर आपको काम करने हैं, इन डेप्थ में जाना है। जितना आप समझ के चलोगे उतना क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन। इन सब टॉपिक्स को वन बाय वन मैं कवर कराता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें। कुछ और टॉपिक्स के साथ मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जहां कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं आप किस तरह से करना है और आगे किस तरह से परीक्षा में सफल होना है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर एस्पायरेंट एंड व्यूअर्स।